नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले 1 घंटे में आपको बताएंगे देश भर की बड़ी खबरों के बारे में, बताएंगे साथ ही दुनिया भर में कौन सी खबरें हैं जिस पर सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। इंडी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में लगा तगड़ा झटका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव के मैदान में अकेले उतरेगी टीएमसी। उपराष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का किया उद्घाटन। संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि अभियान का उद्देश्य। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती। मरणोपरांत भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। पीएम ने लेख लिख कहा, हमारी सरकार कर्पूरी बाबू से प्रेरणा लेकर कर रही है कार्य। अयोध्या धाम में लाखों श्रद्धालु कर रहे हैं लगातार रामलला के दर्शन। जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भीड़ प्रबंधन और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था पर प्रशासन का विशेष ध्यान। कतार प्रणाली में हुआ सुधार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस आज से भारत दौरे पर। नई दिल्ली में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम। और भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह। पुरुष युगल के रोमांचक क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना की जोड़ी को 6-4, 7-6 के अंतर से दी मात। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबर है उस पर। इंडी गठबंधन में हो रही बयानबाजी के बीच जिस बात के आसार थे वही हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडी गठबंधन को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो राज्य में लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस ने टीएमसी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी की रैली हो रही है, उसे लेकर हमें सूचना नहीं दी, जबकि हम इंडी गठबंधन में हैं। কারোর সাথে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার করবো। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। मिथ्या আমি বলবো না বলতে। तो ममता बनर्जी ने एक बड़ा झटका इंडी गठबंधन को यहां दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा का संकेत है। ममता बनर्जी के मन में कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनने की चाहत तो थी, लेकिन किसी ने भी उनका नाम का प्रस्ताव नहीं रखा। बार बार उनका दिल्ली जाना भी काम नहीं आया। बंगाल चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा के खून को ममता बनर्जी छिपा नहीं सकीं और खुद को तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं बता सकीं। शर्मिंदा ममता ने अपना चेहरा बचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के चेहरे के रूप में आगे कर खुद को इस प्रक्रिया से अलग कर लिया। ममता को एहसास हुआ कि उनकी घबराहट के बावजूद विपक्षी खेमे में उनके पास कुछ भी नहीं था और वह लंबे समय से बाहर निकलने के लिए जमीन तैयार कर रही थी। तो इसी का ऐलान ममता बनर्जी ने आज यहाँ पर कर दिया सीधे तौर पर। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी तक इंडी गठबंधन की जो हकीकत है वो अब सामने आ रही है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं
इंडी गठबंधन लगातार अटकलें चल रही थी, लेकिन आज उन अटकलों पर विराम लगाते हुए ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यही कह दिया कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। देखिए मुकुल, सबसे पहले तो मैं पूरे देश को बता दूं कि एक बात यह है कि जो ममता बनर्जी कह रही है कि हमने कुछ बताया था जो सुना नहीं गया। कहानी यह है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस तरफ से मेघालय और असम में कांग्रेस से सीट मांगा था और जाहिर है कि कांग्रेस तरफ से मेघालय का जैसे किसी दूसरे पार्टी के लिए सीट छोड़ना, खास तौर से ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के लिए जो दावा कर रही है कि उनके पास कई परसेंटेज ऑफ वोट है, इस आधार कांग्रेस को था और इसका बदला लेना, ये भी एक आप जैसे आप रिपोर्ट कर रहे थे कि ममता बनर्जी आधार बनाने की कोशिश पिछले कई दिनों से लगी हुई, तो ये भी एक आधार है कि ऐसी जगह पे कांग्रेस से सीट मांग लो जो कांग्रेस से नहीं हो पाएगा, हम बंगाल में कांग्रेस को दूर कर देंगे और हम 42 सीटों में लड़ना ये पहले से था। अब उन्होंने एक समय और एक सफाई का पोस्ट पे थे कि, और कल समय ये है कि कल ममता राहुल गांधी बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी बात है, सफाई ये है कि हमारी बात सुना नहीं जा रहा है। तो दोनों चीजों को एक साथ रखकर आज की ये ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। जी प्रसन्नजीत, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि क्योंकि राहुल गांधी कल वहां पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं शायद मंशा ये रही कि ममता बनर्जी को भी वो अपनी यात्रा में शामिल कर सकें, लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पर एक तल्ख तेवर में हम देख पा रहे हैं ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं अब असली चेहरा जो है वो सामने आ गया, क्योंकि पहले से हम देख पा रहे थे किस तरीके से गठबंधन जो है वो कमजोर होता जा रहा था और अब एक और बड़ा झटका यहाँ बंगाल में खुद ममता बनर्जी ने दिया है इंडी गठबंधन को। देखिए मुकुल, एक बात, अगर आप ममता बनर्जी की ये छोटे सी बयान को डिकोड करें तो इसमें एक लाइन है कि हम सब रीजनल पार्टी एक रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ममता बनर्जी फिर से एक थर्ड फ्रंट जैसा किसी का कोशिश में लगी हुई है। ये हमें पता करना जरूरी है कि क्या आपस में जैसे तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, क्या इनके बीच में कोई बातचीत जारी है? क्योंकि ममता बनर्जी जैसे एक सुलझे हुए राजनेता जिस तरह से ये बात को कही कि हम रीजनल पार्टी साथ रहेंगे, हवा से नहीं कही है। जरूर मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के ऊपर एक दबाव है या बीच आपस में अंदर ही अंदर कोई बातचीत चालू है। हो सकता है कल हमको बिहार में पता चले इसके बारे में फूट के आए या उत्तर प्रदेश में फूट के आए, क्या गठबंधन में होने जा रहा है। इस सेंटेंस को याद रखना जरूरी मुकुल। जी प्रसन्नजीत, यानी हम मान सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो रीजनल पार्टी एक रहेंगी, तो अभी एक शुरुआत ममता बनर्जी ने की, आने वाले समय में और भी जो दल हैं जो इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं शायद वो इस तरीके से पीछे हटते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं जितने पिछले 30 साल से ममता बनर्जी को देख रहा हूँ, जैसा भी आप कहें, वो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड बिना मतलब की कहती नहीं है, पॉलिटिशियन का होना चाहिए। इसीलिए मैं बार सबको करना चाहूंगा, डिकोड करिए उनकी ये जो सेंटेंस है और ये वाक्य है, ये सब चीजों को। पहली बात उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बंगाल आ रहा है, मुझे बताया नहीं गया। कई दिनों से कांग्रेस की तरफ से बताया गया था और पहली बार जब जयपुर में से प्रेस करके इस जांच के बारे में बताए थे, उन्होंने बताया था कि सारे घटक दलों को आमंत्रित किया गया। तो कौन सच कह रहे हैं? अब जयराम रमेश सच कह रहे हैं या ममता बनर्जी सच कह रहे हैं? लगता है कि राहुल गांधी 25 तारीख को कूचबिहार होते हुए असम से बंगाल प्रवेश करेंगे। क्या इसके बारे में आमंत्रण ममता बनर्जी को नहीं दिया गया? सच कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है, इसके बारे में हमें नहीं जाना है, लेकिन हमको डिकोड करना है बातों को। ये जिस तरह से इन्होंने वक्त और सफाई का एक अच्छी तालमेल किया है ममता बनर्जी ने। जी प्रसन्नजीत, क्योंकि बंगाल का तो उन्होंने सीधे तौर पर कह ही दिया कि यहाँ पे इंडी गठबंधन वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन क्या माना जाए, गठबंधन तो बना लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई जो है वो अंदरूनी तौर पर गठबंधन में लगातार जारी रही। बिल्कुल, देखिए कल जब भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया गया है, उसके बाद बिहार का स्थिति बिगड़ गया है। आप एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस ने पंजाब के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, दिल्ली के बारे में बैठक करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला हुआ है, तो फिर इसीलिए ममता बनर्जी सीनियर लीडर है रीजनल पार्टियों के बीच में, आज सबसे सीनियर है। अगर शरद पवार को
सड़क बारे में ना बताए तो इस तरह से ममता बनर्जी लीड लिया कि क्या आरजेडी भी इससे बगावत करेगा? क्या आम आदमी पार्टी की बगावत की शुरुआत, क्या समाजवादी पार्टी की बगावत की शुरुआत यही है? तो ये देखना काफी जरूरी है, क्योंकि मैंने फिर से बताऊंगा कि जो सेंटेंस उन्होंने जाते जाते बताई कि हम सब रीजनल पार्टी एक रहेंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ढूंढना हमारा काम है मेरे ख्याल से मुकुंद जी। बिल्कुल प्रसन्न जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे और अपडेट लेंगे, क्योंकि जो चुनावी समीकरण हैं वो लगातार बनते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और भले ही मौसम ठंडा हो लेकिन सियासी पारा जो है एक बार फिर से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है ममता बनर्जी के इस बयान के बाद से। और अब बात करते हैं आइए श्री राम नगरी अयोध्या की भी। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर लोगों के लिए खुलने के बाद अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने वहां पे दर्शन किए हैं। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अवधपुरी राम में हो गई है। देश विदेश से भक्तों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। श्रद्धालु अपने रामलला की एक झलक पाने के लिए व्याकुल हैं। जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान अवधपुरी में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का हवाई सर्वेक्षण भी किया। वहीं उत्तर प्रदेश के गृह विभाग में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक कर रणनीति बनाई है कि मंदिर में कतार प्रणाली को कैसे बेहतर किया जाए। अब कोई असुविधा नहीं हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो कल सुबह के टाइम में आए थे, और जिसकी वजह से थोड़ी कतारें लंबी थी और लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा था दर्शन के लिए। उससे समस्या के बारे में उपाय ढूंढने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे। उन्होंने सभी संबंधित के साथ, यहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई, और इसकी समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। और मुझे आपको ये बताना है कि कल जो प्लान जो बनाया गया था उसको रात में एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ क्यों आप देख सकते हैं क्यू लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ में जो पब्लिक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी रात में एक्टिव किया गया है। और अब जो है हमारे जो इतने श्रद्धालु हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करके और फिर बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना हो इसके लिए बेहतर व्यवस्था। साथ ही उत्तर प्रदेश के डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि बेहतर भीड़ प्रबंधन तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्राउड कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये दो चीज़ें थी जो कल हम लोगों ने यहाँ आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई। शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यू नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। सभी जो क्यू की जो कतारें थीं, लोगों को निश्चित अपने क्यू में लगा दिया जा रहा है और अनवरत दर्शन चल रहा है। दर्शन के बारे में ट्रस्ट से ये बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए 2 बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। और फिलहाल जब तक ये क्राउड है, उसके बाद से समय समय पे जो ये सारा प्रबंधन डायनेमिक रहेगा। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराज चुके हैं। सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही 22 जनवरी 2024 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। मंगलवार से मंदिर को आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। राम जन्मभूमि परिसर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। जिस मंदिर में भगवान राम विराजे हैं वह राम मंदिर परियोजना का पहला चरण था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मंदिर के बाकी हिस्से का काम होगा, जिससे राम मंदिर का स्वरूप और भी दिव्य और भव्य हो जाएगा। पूरे मंदिर को 3 चरणों में पूरा किया जाना है। तो अभी मंदिर में कितना निर्माण हुआ है इसकी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मंदिर का भूतल, प्रवेश द्वार और गर्भगृह जो है बन चुका है।
पहला और दूसरा तल अभी निर्माणाधीन है। इसके भूतल पर 5 मंडप बनाए गए हैं। जो यहाँ 5 मंडप हैं भूतल पर, और जिनमें गृह मंडप, कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और प्रार्थना मंडप शामिल है। मंदिर की परिक्रमा गोलाई में बनाई गई है। राम मंदिर की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर परिसर में आगे की निर्माण योजना पर जानकारी देते हुए कहा कि पूरा मंदिर 2024 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि हम 23 जनवरी से नए उत्साह और नई प्रतिबद्धता के साथ अपना काम शुरू करेंगे ताकि 2024 में ही पूरा मंदिर बनाया जा सके। मंदिर में परकोटा बनाया जा सके। मंदिर परिसर में 7 और मंदिर बनाए जाने हैं जो सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे। हाल ही में जिस मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका दूसरा और तीसरा तल अभी बन रहा है। इस मंदिर में एक मुख्य शिखर और 5 उप शिखर भी बनने हैं। मंदिर में 392 खंबे हैं, जिसमें से 166 खंबे भूतल पर, 136 प्रथम और 90 खंबे द्वितीय तल पर हैं। हर खंबे में देवी देवताओं, नृत्यांगनाओं, देवकन्याओं, यक्ष और गंधर्वों की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। इन मूर्तियों की संख्या 6000 से ज्यादा होगी। प्रथम और द्वितीय तल पर यह काम अभी जारी है, जबकि भूतल पर पूरा कर लिया गया है। वहीं मौजूदा शिखर को और भी भव्य बनाने का काम इसी हफ्ते शुरू होगा। दिसंबर 2024 तक भव्य शिखर का काम पूरा होगा। प्रथम तल पर भगवान रामराज सिंहासन पर राजा के रूप में विराजेंगे। साथ ही राम दरबार होगा, जिसमें सीता जी रानी के रूप में होंगी। एक तरफ भाई लक्ष्मण और दूसरी तरफ 2 अन्य भाई भरत और शत्रुघ्न होंगे। इसके अलावा राम दरबार में गुरु और मंत्रीगण भी शामिल होंगे। मंदिर के द्वितीय तल पर एक भव्य परकोटा बनाए जाने की योजना है, जिससे मंदिर परिसर चारों तरफ से घिर जाएगा। जानकारी के अनुसार परकोटे की थीम राम नगरी के संत, धर्माचार्य और रामकथा के प्रमग्न लोगों की राय से तैयार की गई है। परकोटे की चौड़ाई 14 फीट होगी, जो कि प्रदक्षिणा पथ के रूप में भी उपयोग होगा। राम मंदिर का परकोटा 60 फीट ऊंचा होगा। तो जो भव्य मंदिर है वो अब पूरी तरीके से बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे लगातार जो श्रद्धालुओं की भारी संख्या है, श्रद्धालु उसमें पहुँच रहे हैं, किस तरह की जो व्यवस्था है फिलहाल आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर कल से आज व्यवस्था में बहुत बदलाव किए गए हैं। इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी परिसर के सामने खड़ा हूं और हमारे ठीक दाहिने साइड हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे श्रद्धालुओं का जो छोटा छोटा जत्था है वो जा रहा है। दरअसल इस बार आज से व्यवस्था की गई है कि जो मुख्य द्वार है गेट 1, उधर से प्रवेश दिया जा रहा है। कतार के तरीके से कतार बनाकर लोग जा रहे हैं और गेट नंबर 3 से वापसी दर्शन करने के बाद जो वापसी कर रहे हैं श्रद्धालु, उनको निकाला जा रहा है। तो उससे हम देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज ज्यादा बेहतर तरीके से श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और बहुत कतारबद्ध तरीके से सुबह से हम देख रहे हैं कि दर्शन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर उसके बारे में हम लोगों से बातचीत की, श्रद्धालुओं से बहुत प्रसन्न है कि बहुत बेहतर व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने आज की है, जिसकी वजह से दर्शन बहुत आसानी से हो पा रहे हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु मिले जिन्होंने कहा कि उनका मन नहीं भरा और वो दोबारा कतार में लग गए दर्शन करने के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, उन्हें अभी धैर्य रखना चाहिए। लेकिन मन के ना मानने पर कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने 2 बार दर्शन किए हैं, कल से लेकर आज कर। तो ये आप कह सकते हैं कि एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें मुख्य प्रवेश द्वार जो सुग्रीव किला के पास है वहां से प्रवेश दिया जा रहा है और गेट नंबर 3 से वो जो श्रद्धालु निकल रहे हैं उनकी वापसी की जा रही है। अनाउंसमेंट के जरिए बताया जा रहा है कि आप कोई सामान लेकर इधर उधर न छोड़े,
बाकायदा लॉकर बनाए गए हैं, हजारों लॉकर है, कहा जा रहा है कि 12,000 लॉकर्स है, जहां अपने मोबाइल, जरूरी सामान, अपने चप्पल, जूते या फिर जो भी साजो सामान आप लाते हैं उन्हें रख सकते हैं। तो उन्हें कहीं बाहर सड़क पे रखने की जरूरत नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए थोड़े थोड़े जो जत्थे में आप देखिए लगातार हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से लोग प्रवेश के लिए जो राम मंदिर का रास्ता है हनुमानगढ़ी से आप देखें वो मुख्य सड़क पे राम पथ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अब सुबह से देख रहे हैं कि जत्था जा रहा है, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और लगातार जो दर्शनार्थी है, श्रद्धालु है, वो राम मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और कई श्रद्धालु उससे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि परंपरा है कि हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं जब अयोध्या आते हैं, तो हनुमानगढ़ी में भी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। जी शैलेंद्र, और जिस तरीके से आपने कहा कि जो कतार व्यवस्था है या वहाँ पे जो वेटिंग टाइम है वो अब पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लग रहा, पूरे व्यवस्थित ढंग से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर रहे हैं, सुविधाएं लगातार उनको मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ खासतौर से जो श्रद्धालु बाहर बाहर से भी आ रहे हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था जो पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे यहाँ पर जो भीड़ है वो ज़्यादा ना जुटे, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था जो है वो लगातार बेहतर होती नज़र आ रही है। ट्रैफिक व्यवस्था की क्या स्थिति आपने देखी वहां पे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम जो बात कर रहे थे कि इस तरह का जत्था जा रहा है, पहली बात ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी को एक तरह से कोई दिक्कत न हो। जगह जगह लंगर लगाए गए हैं अलग अलग समाज की तरफ से। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तुम्हें हम देख रहे हैं कि उसमें एक तरह से वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो लंगर लगे हैं उनको कोई कमी ना हो। और अलग अलग समाज के द्वारा गुरुद्वारा सिख समाज लंगर लगा रहा है, और हम देख रहे हैं कि अयोध्या के मठ मंदिरों में और तमाम जगहों पर जाके व्यापारी है, कोई चाय पिला रहा है, कोई बिस्किट बांट रहा है, कोई पूरी बांट रहा है, और बड़े बड़े लंगर भी हम देख रहे हैं, जिससे कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई खाने पीने की दिक्कत न हो। तो उस तरह की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ लगातार अपील की जा रही है कि सभी लोग धैर्य रखें। हम जानते हैं कि कल एक अपील की गई थी कि बुजुर्ग जो है, जो दिव्यांग है, वो थोड़ा रुक कर आए, क्योंकि उनको दिक्कत ना हो, ये ध्यान रखा जा रहा है। और इस तरह से जब उत्साह दिखता है, ये जो एक क्षण आया है जिसका हर कोई एक तरह से देखे जल्द से जल्द पहुंचकर राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। और आज हमने देखा है कि पूरे सुचारू तरीके से पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उनकी एक तरह से देखे वो पूरी मुस्तैदी से कल से काम कर रहे हैं, और आज उस व्यवस्था को और बेहतर किया गया है, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है श्रद्धालुओं को, दर्शकों को राम मंदिर के दर्शन करने में, रामलला के दर्शन करने में। जी शैलेंद्र, और शायद यही वजह है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने, हमने देखा कि ना सिर्फ हवाई सर्वेक्षण किया इस पूरे क्षेत्र का, उसके बाद एक बैठक भी ली जिसमें इस तरह की जो रणनीति है वो तय की गई कि किस तरीके से, कैसे जो व्यवस्था है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। फिर चाहे जो समय सीमा है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, या जो आपने जानकारी दी कि कैसे जो कतार व्यवस्था है उसमें अब श्रद्धालु जो हैं वो, उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो रही। ये देखिए 7 बजे से दर्शन शुरू हुआ, और जानते हैं कि आमतौर पर 12 बजे दर्शन बंद किया जाता है 2 घंटे के लिए, लेकिन कल हमने देखा था कि ये बहुत संक्षिप्त समय के लिए बंद किया गया था, और 9 बजे रात तक दर्शन की व्यवस्था की गई। आज भी जब दूसरी 2:30 बजे से दर्शन शुरू होगा, दूसरी बीच में बंद होने के बाद 9 बजे तक ये दर्शन चालू कर रहेगा। और ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उसके बाद विचार होगा कि क्या उसे 7 बजे तक शाम को रखा जाए या फिर 9 बजे तक ही दर्शन की व्यवस्था रखी जाए। तो निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कल लाखों श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे, और आज भी ये आंकड़ा कल के मुकाबले कतई कम रहने वाला नहीं है। लेकिन आज ये जरूर है कि कई श्रद्धालु इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि एक साथ अचानक ना आए, और सुबह सुबह उस तरह की भीड़ जो कल अचानक आई थी वो एक तरह से नहीं देखने को मिली, क्योंकि श्रद्धालु समझ चुके थे। धैर्य रखने की जो अपील की जा रही थी, सभी को मौका मिलेगा। कतारें लग चुकी थी, और वो कतारें हम देख रहे हैं लगातार आधा किलोमीटर तक वो कतारें हैं, और जो जत्था है वो तो
लता मंगेशकर चौक से इसी तरह से लगातार जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्साह में कोई कमी नहीं है, व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है और पूरे एक ऐसे अलौकिक भव्य दिव्य वातावरण में राम मंदिर के दर्शन की व्यवस्था हो रही है, की जा रही है और दर्शनार्थी रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाए जो जत्थे जा रहे हैं। कई बार ज्यादा लोग एक साथ निकलते हैं, जी, छोटे छोटे जत्थे हैं, तो जरा आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के दर्शन के लिए जाते हुए लोग हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो श्रद्धालु हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और किसी भी तरह की जो असुविधा है वहाँ पर अब नहीं हो रही है और पूरी तरीके से जो इंतज़ाम है वो किए गए हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। भाई तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आइए अब बात करते हैं परीक्षा पर चर्चा की। विद्यार्थियों के जीवन से तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम से छात्रों को काफी लाभ मिला है। किस तरीके से बदलाव आया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट। कभी परीक्षा के तनाव से परेशान रहा करने वाले छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल नई सुबह बनकर आई। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के अंतर्गत इन छात्रों से संवाद का सिलसिला शुरू किया, जिसके नतीजे हैरान करने वाले थे। पीएम ने छात्रों को जो सुझाव दिए, उनसे न केवल तनाव से मुक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता मिली, बल्कि छात्रों के परीक्षा परिणाम भी बेहतर हुए। परीक्षा पे चर्चा के पिछले संस्करणों में हिस्सा ले चुके छात्र पीएम के इस संवाद को परीक्षा का बेहतर ढंग से सामना करने के लिए बहुत कारगर मानते हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि लाइफ में क्या चलेगा, क्या होगा, 12th क्लियर भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब मैं उनसे मिला, वो वहाँ पे जो बातें उन्होंने बताई वो बहुत दिल के अंदर तक गई, और उसके बाद तो मैंने 12th का एग्ज़ाम बहुत ही कॉन्फिडेंटली दिया। बच्चों के दिल तक जाते हैं, वो बच्चों की समस्याओं तक जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों के दिमाग में बहुत क्लैरिटी आती है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा ने छात्रों के मन को असफलता के डर से मुक्त करने में बहुत मदद की है। पीएम ने छात्रों को समझाया कि वो अपने 100% प्रयास सुनिश्चित करें और परिणामों से जुड़ी किसी भी आशंका या भय को परीक्षा कक्ष के बाहर ही छोड़ दें। मुझे ये पता नहीं था कि मुझे देश के प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, और ना ही मुझे ये पता था कि वो इंटरैक्शन मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एग्ज़ाम स्ट्रेस के दौरान अगर प्रधानमंत्री जी से इंटरैक्ट करें तो ऐसा लगता है कि पूरा देश हमारे पीछे, हमारे साथ खड़ा है, और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं लगती है। पीएम ने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से छात्रों की फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के महत्व पर लगातार बल दिया है। पीएम ने इस संवाद के माध्यम से रेखांकित किया कि परीक्षा से जुड़े भय और आशंकाओं को चुनौती नहीं बनने देना चाहिए। पीएम के ऐसे सुझावों से छात्रों को बहुत लाभ मिला।
मेरा प्रश्न ये था कि अगर मेरा एक पेपर अच्छा नहीं जाए तो मैं अपने मित्र को किस तरीके से मोटिवेशन दूँ। इस पर उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर एक पेपर अच्छा नहीं जाता है तो कोई नहीं, अगले पेपर में उस गलती पर ध्यान देते हुए जो गलती जहाँ पर करी थी उस पर ध्यान के उसको सुधार के अच्छे से अगला पेपर दे। उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मेरे मित्र को जो मोटिवेशन देता उससे बहुत काफ़ी मोटिवेशन मिला। परीक्षा पे चर्चा वो संवाद है जो आज घर घर तक पहुंच चुका है। देश भर के छात्र परीक्षा से ठीक पहले पीएम के इन बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा करते हैं ताकि अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव का सामना अधिक आत्मविश्वास से कर सकें। परीक्षा पे चर्चा में शामिल रह चुके छात्र मानते हैं कि उनका अनुभव शानदार रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि विभिन्न भाषाएं सीखने के लिए विभिन्न माध्यमों से हमें भारत का इतिहास, संस्कृति और विरासत जानने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके कारण आज मैं विभिन्न भाषाएं सीख सकी हूँ। 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा का सफर आज देश के छात्रों के लिए सफलता के मंत्रों का खजाना बन चुका है। आज न केवल छात्र बल्कि अभिभावक और शिक्षक भी इसका इंतजार करते हैं। छात्र मानते हैं कि इस संवाद का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने स्वयं में बहुत से सकारात्मक बदलाव अनुभव किए हैं। परीक्षा पे चर्चा that has been really a good opportunity for me to learn a lot of tips and tricks to deal with the stress, and till date I really understood what it is to deal with the stress actually in matters, so it really helped me a lot and it was a golden opportunity for me. प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा ने छात्रों को परीक्षा को नए नजरिए से देखना सिखाया है। इस संवाद ने परीक्षा को नंबरों और पास फेल के खेल के बजाय ज्ञान अर्जित करने की यात्रा में एक सार्थक पड़ाव के तौर पर लेने का संदेश दिया है। यही वजह है कि आज इससे देश के छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने, उन्हें अधिक जिज्ञासु बनाने और ज्ञान को हासिल करने के नए नए तरीके खोजने की प्रेरणा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री के सुझावों से और संवाद से एक नया नजरिया जो है वो अब परीक्षाओं को मिला है और बदलाव अब हर स्तर पर नजर आता है। विद्यार्थियों की बात करें, शिक्षकों की बात की जाए या बात की जाए अभिभावकों की। और आइए अब मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया। गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले अखिल भारतीय अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और हमारे देश को बांधने वाला साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। इस राष्ट्रव्यापी पहल में संवैधानिक व्यवस्था में उल्लेखित आदर्शों को बनाए रखने के लिए गर्व और उत्तरदायित्व की भावना जगाने की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सबको न्याय, हर घर न्याय का उद्देश्य सामान्य सेवा केंद्रों के ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से ग्रामीणों को जोड़ना और उन्हें सबको न्याय प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की प्रगति के लिए आम नागरिक की भूमिका अहम है। हमारा संविधान का सबसे बड़ा सम्मान हम तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत माँ की सेवा में लगे रहें। हमारे देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है, इस महायज्ञ में हर किसी के आहुति की आवश्यकता है। संस्थागत आहुति आएगी, पर सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम बालिकाओं की अदम्य भावना और उपलब्धियों को सलाम करते हैं। हम सभी क्षेत्रों में प्रत्येक बालिका की समृद्ध क्षमता को भी पहचानते हैं। वे परिवर्तन निर्माता हैं जो हमारे देश और समाज को बेहतर बनाती हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ये संदेश अपना साझा किया है। उन्होंने कहा कि वे परिवर्तन निर्माता हैं जो हमारे देश और समाज को बेहतर बनाती हैं।
पिछले दशक में हमारी सरकार एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए कई प्रयास कर रही है जहां हर बालिका को सीखने, बढ़ने और कामयाब होने का अवसर मिले। वहीं आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि आध्यात्म, ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की अनेक शुभकामनाएं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश ने प्रगति की एक नई गाथा लिखी है, जिसमें राज्य सरकार के साथ जनता जनार्दन ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश के सभी भाइयों एवं बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की पावन धरती, यह प्रदेश असीम संभावनाओं और ऊर्जा से भरा हुआ है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। हमारा यह प्रदेश और अधिक विकसित, समृद्ध और खुशहाल हो, यही मैं कामना करता हूं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर रेड के दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया था, उसके घर पर एक बार फिर जांच एजेंसी की टीम ने छापेमारी की है। इस बार ईडी की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। उनके साथ सीआरपीएफ की एक कंपनी भी है। आपको बता दें, 24 परगना से गाड़ियों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी मदद के लिए मौके पर मौजूद है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार को आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए ईडी ने रोहित पवार को समन जारी किया था। रोहित पवार के समर्थन में बड़ी संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर उन्होंने नारेबाजी भी की। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने घूसखोरी के आरोप में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के तत्कालीन उप मुख्य अभियंता और एक निजी कंपनी सहित 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने असम, त्रिपुरा, मणिपुर और दिल्ली में 16 जगहों पर आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली। इस तलाशी में मामले से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोप है कि उपरोक्त रेलवे अधिकारियों ने निजी कंपनी से उनके अनुबंध बिलों को सुचारू रूप से पास करने के लिए प्रतिफल के तौर पर अपने रिश्तेदारों और परिचित व्यक्तियों के बैंक खातों में अनुचित लाभ प्राप्त किया। सीबीआई की इस मामले में जांच अभी भी जारी है। बात करते हैं मुंबई की, जहां मीरा रोड पर एक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। जुलूस पर पथराव करने वालों के अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जुलूस में कारों और बाइकों पर उपद्रवियों ने पथराव किया। इस घटना में कुछ लोग घायल हो गए। उपद्रवियों ने पत्थरों और लाठियों से कारों में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद आरोपियों पर एक्शन लेते हुए उनके अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है। असम पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा हिंसा, उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमले के अनियंत्रित कृत्यों के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेने वाले कांग्रेस नेताओं और समर्थकों को गुवाहाटी के मुख्य मार्गों पर प्रवेश करने से रोकने के लिए राजमार्ग पर अवरोधक लगाए गए थे। कांग्रेस समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और बैरिकेड तोड़ दिए। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी उनकी झड़प हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के नए दफ्तर कौशल भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं
उद्यमशीलता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने साथ ही कौशल भारत विकसित भारत थीम पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम जन मन योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। साथ ही राष्ट्रपति को स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारी इस दौरान दी गई। नामीबिया से लाई गई मादा चीता ज्वाला ने कुनू नेशनल पार्क में 4 शावकों को जन्म दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए इस पर खुशी जताई है। उन्होंने देश भर के सभी वन्यजीव कर्मियों और वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है। करोड़ों रुपए के बैंक लोन घोटाले के आरोपी DHFL यानी दीवाना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर रहे कपिल और धीरज वाधवान को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से दोनों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया। इन दोनों पर सरकारी बैंकों के लगभग 35,000 करोड़ के गबन का आरोप है। 2022 में गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने तय समय सीमा में पूरी चार्जशीट दाखिल न होने के आधार पर इन्हें जमानत दे दी थी। इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एस सी शर्मा की बेंच ने कहा कि डिफॉल्ट बेल किसी आरोपी का मौलिक अधिकार नहीं है। जमानत को लेकर दिए आदेश में निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट ने गलती की है। वहीं बात अगर की जाए दिल्ली दंगा मामलों में आरोपी उमर खालिद की, तो जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 जनवरी के लिए टल गई है। आज समय की कमी के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। खालिद ने अपनी याचिका में UAPA कानून के विभिन्न प्रावधानों को भी चुनौती दी। उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं और उसकी जमानत याचिका अप्रैल 2023 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लाल किले में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित प्रदर्शनी में साहित्य अकादमी ने भी नेताजी पर आधारित पुस्तकें प्रदर्शित की। इनमें नेताजी द्वारा लिखी गई और नेताजी पर लिखी गई पुस्तकों को देखा जा सकता है। और क्या खास है इस साहित्य अकादमी के स्टॉल पर, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर श्रीनिवास राव से। लाल किले के इस कार्यक्रम के अंदर साहित्य अकादमी भी अपनी भूमिका निभा रही है। किस तरह से हिस्सेदारी है साहित्य अकादमी की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव साहब। सर, क्या दिखाने का प्रयास किया है साहित्य अकादमी? साहित्य अकादमी को एक काम सौंपा गया है कि नेताजी के ऊपर लिखी गई किताब और नेताजी द्वारा लिखी गई किताब और ये सब पुस्तकों की प्रदर्शन, इसमें लगभग 160 से अधिक पुस्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रदर्शित किया गया है। और उसके साथ साथ इन किताबों के अंदर जो मूल मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो सुभाष जी ने जो कहा है या सुभाष जी के बारे में जो कहा गया है, उस पैनल्स की हम लोग प्रदर्शन लगा रहे हैं। ये टोटल ये प्रदर्शन देखते, पैनल्स को पढ़ते हमें ये समझ में आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह उनका शिक्षा और दीक्षा और उसी तरह देशभक्ति और जिस तरह से वो अंग्रेज़ों से योद्धा करने की उनकी विचारधारा, अरविंद घोष, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के साथ भी उनका बहुत ये लगाव था। इस तरह का उनका अलग अलग पहलुओं के, उनकी जन्म से लेकर उनकी अलग अलग पहलुओं के कब कहा क्या किया, उस तरह की घटनाओं का भी इस प्रदर्शन में हम दिखाए गए हैं। तो ये थे साहित्य अकादमी के सचिव जो बता रहे थे किस तरह से यहाँ साहित्य अकादमी ने दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से नेताजी पर लिखी हुई किताबें और नेताजी के द्वारा लिखी हुई किताबें यहाँ पर प्रदर्शित किए गई हैं। अगर आप भी इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं तो साहित्य अकादमी की ये स्टॉल देखना ना भूलें। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ ही मिड डे प्राइम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए DD न्यूज पर। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा।
राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर एक जाने माने समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। सामाजिक न्याय, समता और समानता को लेकर उनके योगदान को याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1989 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के बितौंझिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम है, यहाँ हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद पड़े। इसके बाद इन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। हालांकि इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर 1971 में पहली मुख्यमंत्री बने और बनने के बाद उन्होंने किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दैनिक समाचार पत्र में कर्पूरी ठाकुर के योगदान का जिक्र करते हुए लेख लिखा है। पीएम मोदी ने अपने लेख में कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए कर्पूरी बाबू ने जो प्रयास किए उससे करोड़ों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और जीवन भर समाज के उत्थान के लिए काम करते रहे। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पूरा जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मन में रचा बसा था। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी की चुनावी यात्रा 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुई और यहीं से वे राज्य के सदन में एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे। वे श्रमिक वर्ग, मजदूर, छोटे किसान और युवाओं के संघर्ष की सशक्त आवाज बने। शिक्षा एक ऐसा विषय था जो कर्पूरी जी के हृदय के सबसे करीब था। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में गरीबों को शिक्षा मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देने के बहुत बड़े पैरोकार थे ताकि गांव और छोटे शहरों के लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और सफलता की सीढ़ियां चढ़ें। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए भी कई अहम कदम उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि अपने आदर्शों के लिए कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिबद्धता ऐसी थी कि उस कालखंड में भी जब सब और कांग्रेस का राज था, उन्होंने कांग्रेस विरोधी लाइन पर चलने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें काफ़ी पहले ही इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि कांग्रेस अपने बुनियादी सिद्धांतों से भटक गई है। उन्होंने देश पर जबरन थोपे गए आपातकाल का भी पुरजोर विरोध किया था। जेपी, डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह जी जैसी विभूतियों का भी उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुई थी। प्रधानमंत्री ने लेख में कहा है कि हमारी सरकार निरंतर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेते हुए काम कर रही है। यह हमारी नीतियां और योजनाओं में भी दिखाई देता है, जिससे देश भर में सकारात्मक बदलाव आया है। तो मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। और आपको बता दें, प्रेम कुमार मणि जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रेम कुमार मणि जी आपका। जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब जो उनके लिए खासतौर से जब हम भारत रत्न जैसे की बात करते हैं और वो जननायक जो कि सालों से, जो बिहार की जनता की बात की जाए और नागरिकों की बात करें, एक उम्मीद बंधी रहती थी उनसे और जिस तरह का जुड़ाव उनका था, उस वक्त में भी एक दूरदर्शी सोच रखना। वह कर्पूरी ठाकुर जी आजीवन सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने काम किया जी। वह
जानते थे कि संसदीय राजनीति जो स्थापित हुआ है आज़ाद भारत में, अगर गरीब गुरबे उनसे नहीं जुड़ेंगे तो यह पूरा नहीं होगा, यह कुछ लोगों का लोकतंत्र बन करके रह जाएगा। इसलिए उन्होंने शिक्षा के प्रसार में, खास करके लड़कियों की शिक्षा के प्रसार में, गरीब गुरबों को ऊपर उठाने में, उनका सामाजिक जीवन ऊपर उठाने में उन्होंने हमेशा प्रयास किया और वो पूरे आजीवन वह धारा सभा से जुड़े रहे, बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के भी सदस्य रहे, लेकिन जहां वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, जहां भी जिस पद पर भी रहे, जिस स्थान से भी रहे, उन्होंने बिल्कुल उदार हृदय के साथ, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी तबके के प्रति कोई ईर्ष्या भाव पाले, गरीब गुरबों के लिए काम किया। और इसीलिए बिहार के गरीब गुरबे उन्हें जननायक मानते रहे, उन्हें भरपूर गरीबों का प्यार मिला। और आज वो बिहार की जनता और उसके साथ साथ पूरे देश के गरीब गुरबे जो लोग हैं, वो सब लोग भारत सरकार के इस फैसले से उत्साहित हैं। वह उनकी भारत सरकार ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया है, ऐसा वो महसूस करते हैं। इसलिए बिहार और पूरे उत्तर भारतीय राजनीतिक जीवन में जिस तरह से उन्होंने कोटा पॉलिटिक्स को लागू किया था, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उन्होंने सुनिश्चित किया था, भूमि सुधार में उन्होंने काम किया, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को कॉलेज तक मुफ्त कर दिया था, अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा करके शिक्षा का जनतंत्रीकरण किया था। ये सब ऐसे उनके कार्य हैं कि जिनके लिए आज भी उनके मृत्यु के इतने साल बाद आज जब उनकी जन्मशती मनाई जा रही है, शताब्दी वर्ष है उनका, तो उसमें आज भी वह आज प्रासंगिक है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें जिस तरह से जो फैसला लिया है, उसके लिए बिहार की जनता अनुग्रहित है, उन्हें बधाई देती है जी। और आज वह गौरवान्वित महसूस कर रही है अपने इस हीरो पर। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि आज भी प्रासंगिक हैं जो उस वक्त में उन्होंने कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठाए थे, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लगातार कार्य कर रहे हैं और वही बदलाव आज हर कोई देख सकता है, महसूस कर सकता है। जी हाँ, उन्होंने कभी भी अपने जीवन पर कोई भ्रष्टाचार की आंच नहीं आने दी, तनिक सा भी। आजीवन इतने बड़े पदों पर रहे, बावजूद पटना में उन्होंने घर भी अपने लिए नहीं बनवाया जी। और वह हमेशा जो पिछड़े दलित समूह के लोग रहते थे, वो उन सब लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे, राजनीतिक जीवन, संसदीय जीवन से जोड़ते थे। और समाजवाद को, जो समाजवाद के जो सबसे जो उत्तम जो आदर्श थे, उसका वह प्रतिनिधित्व करते थे जी बिल्कुल। और ना सिर्फ प्रतिनिधित्व, बल्कि जिस तरीके से आपने बताया कि समाजवाद की बात की जाए या समता के अधिकार को हम देखें, और उस वक्त में भी किस तरीके से उन्होंने जो बालिकाएं हैं, छात्राएं, उनकी शिक्षा को लेकर प्रयास किए, जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी उसको ख़त्म किया। और ख़ासतौर से जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनका एक सोच ये रही सकारात्मक के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहाँ भी अगर जो क्षेत्रीय भाषा में भी अगर पढ़ाई होगी तो और ज़्यादा शिक्षित हम हो सकेंगे। यही तो शिक्षा का जनतंत्रीकरण होता है। और बार बार वह ड्रॉप आउट होता था बहुत, उस ड्रॉप आउट को जिस तरह से उस समय कर्पूरी जी ने कम किया और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो प्रसार हुआ, इस पर कोई काम कर सकता है वह कर्पूरी जी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्पूरी जी के जो शिष्य रहे, उन लोगों ने उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई। लेकिन बहुत दिनों से जनता की मांग थी कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। भारत सरकार के इस फैसले से आज सचमुच बिहार में आज उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, जन्मदिन है, और आज पूरे बिहार की जनता उत्साहित है और वह आभार प्रदर्शन करती है भारत सरकार का। जी बिल्कुल, हर कोई काफ़ी उत्साहित। और प्रेम जी, अगर देखा जाए तो शायद हर वर्ग, फिर चाहे हम युवाओं की बात करें या जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी बात करें, या खासतौर से जो छात्राएं हैं आज के समय में जिनको ये जानकारी मिलती है कि उस वक्त से ये प्रयास किए जा रहे थे, जो आज शायद काफ़ी हद तक फलीभूत होते हुए हमें नज़र आते हैं। जहाँ वह देखिए, आज भी बिहार में आज जो सामाजिक बदलाव जो दिख रहा है, और यह जो सामाजिक न्याय खासकर जिसे कहते हैं, उसका उन्होंने राजनीति से, संसदीय जनतंत्र से उसे जोड़ा था।
और यह कभी भी उन्होंने द्वेष की कोई राजनीति नहीं की। उन्होंने दर्जन भर से अधिक दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार उन्होंने किया, विभिन्न तबकों से, विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को तैयार किया, और उनकी बहुत लंबी सूची है। नौजवानों से, स्त्रियों के उत्थान से, वो गरीबों पर अगर कहीं भी जुल्म होता था तो वह पुलिस से भी पहले पहुंचने वाले नेता वो कर्पूरी ठाकुर होते थे। और इसीलिए जब उनका जब निधन हुआ केवल मात्र 64 साल की उम्र में, तो बिहार की सड़कें स्वतः मैंने उन लोगों से, गरीब गुरबों से फट गई थी उनके सम्मान में। मैं समझता हूं कि जिस तरह से कामराज को, नादुरई को दक्षिण भारत में सम्मान मिला, उस तरह का पेरियार को सम्मान मिला, उस तरह का सम्मान उत्तर भारत राजनीति में कर्पूरी जी को मिला। और उनका कोई जोड़ नहीं था, उनके मुकाबले का कोई नेता फिर बाद में नहीं हुआ। यह बहुत ही तकलीफ की बात है कि उनकी परंपरा, उनके आदर्श आज जरूर माला जरूर जपते हैं, लेकिन उनके विचारों की कदर कम लोग करते हैं। और इसलिए जब भारत सरकार ने आज फैसला लिया, कल फैसला लिया उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिहार की जनता गौरवान्वित महसूस करती है। जी बिल्कुल। और आखिरी सवाल और आपसे यहाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने तैयार किया, शायद मंशा ये रही कि देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और ख़ासतौर से उस वक्त में, एक वक्त था जब कांग्रेस का हर जगह राज नज़र आता था, तब वो उस लाइन से अलग हटकर आगे बढ़े। और ख़ासतौर से आपातकाल की भी अगर बात की जाए तो वहाँ भी उन्होंने उस पर अपनी जो राय है वो रखी थी कि किस तरीके से जो गलत स्थिति है वो अब सामने आ रही है, उसकी पैरोकारी उन्होंने नहीं की थी बिल्कुल भी। और कहा था कि एक राष्ट्र के लिए बेहतर स्थिति जो है वो शायद ये नहीं हो सकती। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की। और 1934 में बिहार में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था, जिन आदर्शों को लेकर के उन आदर्शों पर वो चले। कांग्रेस से तो मोह भंग उसी समय समाजवादियों का हो गया था, 1934 में ही अलग उन्होंने दल बनाया था। और कांग्रेस से 1948 में अलग हो गए थे, कांग्रेस की रीति नीति से वे अलग हो गए थे सोशलिस्ट लोग। और गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को अब विलुप्त हो जाना, वो विघटित कर देना चाहिए। तो उस समय बड़े जो नेता थे उन लोगों ने कांग्रेस से अपने को अलग करके सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। उस दौर में कर्पूरी ठाकुर जुड़े हुए थे। 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत वह संसदीय राजनीति में रहे और धारा सभा से बिहार विधानसभा के, लोकसभा के भी सदस्य रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी वह कांग्रेस की नीति पर उन्होंने कांग्रेस से कभी कोई समझौता उन्होंने नहीं किया। और वह वैसा कोई दौर भी उनका नहीं आया था। वह अपने विचारों पर बिल्कुल टिके रहने वाले आदमी थे। जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, जिसे कहते हैं कि जिस तरह से आए थे, जो चादर ओढ़ करके आए थे, वो चादर को जस की तस उन्होंने रख दिया। और भीतर से इतने आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, वह समाजवादी आदर्श उनमें इतने कूट कूट करके भरे हुए थे कि आज आश्चर्य होता है कि उस तरह का नेता को यहाँ कभी आया हो। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो जननायक थे उनको अब भारत सरकार की तरफ से नागरिक का जो सर्वोच्च सम्मान है देश का, वो प्रदान किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो जाना आपने, अगर खास तौर से बात की जाए कर्पूरी ठाकुर जी की, किस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा और किस तरीके के प्रयास उस वक्त में भी किए गए इस देश की बेहतरी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के महासचिव डेनिस फ्रांसिस 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। आज उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस समय डेनिस फ्रांसिस और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच परस्पर हित के विभिन्न बहुपक्षीय मुद्दों पर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। द्विपक्षीय बैठक में महासभा अध्यक्ष की प्राथमिकताओं, भू राजनीतिक तनाव और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भागीदारी और योगदान पर चर्चा हो रही है। और बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की, जिसके तहत जन भागीदारी के मामले में एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। जी हां, इस समय 18 करोड़ से अधिक लोगों को इस यात्रा का जो कि हिस्सा बन चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कई राज्यों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ये यात्रा 36 राज्यों और संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 11,751 शहरी क्षेत्रों और 2,49,807 ग्राम पंचायतों तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता
अर्जित की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 18 करोड़ के पार हो चुकी है। और आइए बात कर लेते हैं ऑस्कर एकेडमी अवार्ड्स की, जो यहाँ भारत की टू किल अ टाइगर ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। निशा पाहुजा के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म टू किल अ टाइगर ऑस्कर 2024 में नॉमिनेट होने वाली इकलौती भारतीय फिल्म है। टू किल अ टाइगर के अलावा 4 और फिल्में डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई हैं, जिनमें अगर बात करें तो बॉबी वाइन, द पीपल्स प्रेसिडेंट, द इंटरनल मेमोरी फॉर डॉटर्स और 20 डेज इन मरियुपोल शामिल है। 23 जनवरी को ऑस्कर्स 2024 के नॉमिनीज़ की लिस्ट जारी की गई है। बेस्ट फिल्म से लेकर बेस्ट डायरेक्टर तक कई कैटेगरी की अगर बात की जाए तो इसमें नॉमिनेशन किए गए हैं। टू किल अ टाइगर फिल्म की कहानी भारत के एक छोटे से गांव पर आधारित है। यह एक पिता के अपनी 13 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किए गए संघर्ष की कहानी दिखाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक 13 साल की लड़की का अपहरण कर लिया जाता है। बाद में 3 लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। घटना के बाद पीड़िता के पिता कैसे अपनी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं, इस फिल्म में बहुत ही प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। और आइए अब मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर। भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। देश और दुनिया की ज्यादातर रेटिंग्स एजेंसियों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग जगत के करीब 45% चीफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स का अनुमान है कि आगामी वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी में वृद्धि दर 6 से 6.5% के बीच रहेगी। ग्राहकों की तरजीह में बदलाव के साथ मझोले और छोटे शहरों में उपभोक्ता वस्तुओं और खुदरा व्यय में वृद्धि को देखते हुए ये अनुमान लगाए गए हैं। वैश्विक परामर्श एजेंसी डिलॉयट के ताज़ा सर्वे में कहा गया है कि यह लगातार तीसरा साल होगा जब प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज वृद्धि दर दर्ज करेगा। सर्वे में कहा गया है कि इंटरनेट की पहुंच बढ़ने और डिजिटल खपत में वृद्धि के साथ औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कौशल विकास पर ध्यान देने के कारण भारत की वृद्धि दर 6% से ऊपर रहेगी। वैश्विक परामर्श एजेंसी के सर्वे के करीब 230 फर्मों के वरिष्ठों को शामिल किया गया। इनमें 250 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए कारोबार वाली बड़ी कंपनियों से लेकर 3000 करोड़ रुपए से ऊपर कारोबार करने वाली बहुत बड़ी कंपनियां भी शामिल रहीं। सर्वे में कहा गया है कि सरकार की पहल व्यापारिक समझौते, लॉजिस्टिक्स लागत कम होने और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए नीतियों की वजह से इसे आगे और गति मिलने की उम्मीद है। प्रतिक्रिया देने वालों में 61% ने कहा कि वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में सुधार हुआ है, खासकर देश में वित्तीय सेवाएं सुधरी हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर, टाटा मोटर्स और रेनॉल्ट इंडिया ने बीते साल ग्रामीण बाजारों में बिक्री क्या बनी है इसको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए चलते हैं भाजपा मुख्यालय में, जहां प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता के इस मंच पे मेरे साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश जी, मीडिया के प्रभारी अमन जी, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव विनीत त्यागी जी और सोशल मीडिया के प्रभारी कपिल परमार जी हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि कल नेशनल वोटर्स डे है और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में 9 मतदाताओं को संपर्क करने का और उनसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संवाद कराने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कल आयोजन कर रहे हैं।
देश में लगभग 7 करोड़ से ऊपर नव मतदाता है जो 18 to 25 के ईयर्स के बीच में के हैं, और 2014 और 2019 के दोनों चुनाव में ये जो यूथ वोटर्स थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, इनका बहुत बड़ा रोल मोदी जी के इलेक्शन में और री इलेक्शन में हुआ था। और पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार युवा केंद्रित विकास को ही ध्यान देकर बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे पॉलिसीज, फोकस प्राइमरीली ऑन द यूथ हम चलाए हैं। Whether it is the new education policy which came after 36 long years, or whether it is the increase in the number of IIMs, IIT, AIIMS, central universities, the number of medical colleges, the number of postgraduate medical seats, the number of opportunities that the young of India have been given with the sheer infrastructure creation in the education sector is unparalleled. डिजिटल इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो, ड्रोन सेक्टर हो या एरोस्पेस जैसे सेक्टर को भी पहली बार देश के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को खोलने का काम हो, हर सारे पॉलिसी, हर सारे योजना युवाओं को केंद्रित कर कर माननीय मोदी जी ने किए हैं। और पिछले 10 साल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट गरीबी के ऊपर स्टडी कर कर जो विषय रखे हैं, द नीति आयोग रिपोर्ट स्टेट्स दैट अराउंड नियर अबाउट 25 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड उसमें भी बहुत बड़ा जो रोल है, बहुत बड़ा जो उसका लाभ है, वो देश के युवाओं को मिला है। और पिछले 10 साल में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है, वो एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, हाईवेज हो, मेट्रो हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे डबलिंग, रेलवे एक्सपेंशन, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी जो देश में हुआ है, इसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभार्थी देश के युवा है। और हिस्टोरिकली दिस इज अ टाइम व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज ऑल्सो एट एन ऑल टाइम लो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल employment opportunities that have been created for the youth and the rapid growth and pace of the country's economy. स्वाभाविक रूप से देश के युवा मोदी जी के प्रति बहुत उत्साहित है और बहुत इंथुजियास्टिक है कि हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के युवा इलेक्ट करना चाहते हैं। The young of India are extremely enthusiastic and extremely keen to re-elect the Honorable Prime Minister for a third time in office straight. इन दृष्टि से कल देश के 5000 अलग अलग स्थानों में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 13 जनवरी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी JP नड्डा जी के द्वारा हम एक रजिस्ट्रेशन लिंक अनावरण किए थे और आज तक लाखों संख्या में देश के युवा कल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे प्रायर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और कल लाखों संख्या में 5000 सम्मेलन में युवा ये नव मतदाता सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा इंटरैक्ट करने वाले हैं, मोदी जी के मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं। ये कार्यक्रम 2-3 कारण के लिए विशेष है और ऐतिहासिक भी है।
ये देश के इतिहास में पहली बार a prime minister is interacting with first time voters at this scale ever. So directly or indirectly about 1 crore first time voters will be touched in tomorrow's interaction and tomorrow's program. So this is historic in the sense that it is the first time that the youth wing of any political party is organizing an interaction with first-time voters with the country's prime minister at this scale. There is also another dimension which is special about this program. प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं को पॉलिटिक्स में और राष्ट्र निर्माण में कंट्रीब्यूट करने के लिए वो एनकरेज करते रहते हैं हमेशा. और वोटिंग और पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस एज अ वोटर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी एंड अ नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द यंग पीपल. कल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बाद और उत्साह के साथ देश के करोड़ों नौजवान, देश के करोड़ों नए मतदाता अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में, अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और उत्साह के साथ भाग लेंगे. एंड दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग टू स्ट्रेंथन एंड डीपन द डेमोक्रेटिक रूट्स इन इंडिया. देश के ये 5000 सम्मेलनों में एक बहुत अच्छा प्रदर्शनी भी हम डिस्प्ले करेंगे, जिसमें युवाओं को 2014 के भारत, 2014 से पहले का भारत और मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनने के बाद के भारत, इस दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट देश के युवाओं को मिलेगा. और सबसे महत्वपूर्ण काम यह भी है कि कल हम देश के लाखों युवाओं को मोदी जी के विजन के अनुसार विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में उनको रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे. मोदी जी के विजन जो है दैट बाय 2047 India will be a developed country and that the young of India will play a very very vital role in that transformation. उस उपलक्ष्य में हम कल लाखों संख्या में देश के युवाओं को विकसित भारत एम्बेसडर्स के रूप में हम उनको रजिस्ट्रेशन भी करेंगे. तो बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्य, जिन्होंने बताया कि कल एक खास कार्यक्रम होगा, 5000 अलग अलग स्थानों पर सम्मेलन होगा. नमो नव मतदाता जो हैं वो इस सम्मेलन से जुड़ेंगे, जिनकी संख्या करीब 1 करोड़ से अधिक की रहेगी. और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात का जिक्र करते आए हैं कि जब विकसित राष्ट्र की जब हम कल्पना की बात करते हैं, इस सपने को साकार करते हैं, तो इसमें युवाओं की भूमिका अहम है. और खासतौर से देश के जो युवा हैं वो भी अपना विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जता रहे हैं. और कल इस अहम कार्यक्रम की, जो कि इसको ऐतिहासिक बता रहे थे तेजस्वी सूर्य, इसका आयोजन किया जाएगा. खबरों में आगे बढ़ते हैं. आपको बता दें, बीते 9 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है. फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है. इसमें कहा गया है कि पिछले साल दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया. 1 दशक पहले ये संकल्प नामुमकिन लगता था, क्योंकि 2013 में पीएम मोदी के सत्ता संभालने से 1 साल पहले भारत को मॉर्गन स्टैनली ने कमज़ोर उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह के तौर पर पहचाना था, जिसे फ्रजाइल 5 करार दिया गया था. लेकिन 10 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का भारत अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों, सलाहकारों और व्यापारिक साझेदारों की नज़र में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. साथ ही चाइना +1 की रणनीति के तहत बीजिंग के विकल्प के तौर पर अपने जोखिम को कम करने की चाहत रखने वाली कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण जगह भी है. पीएम मोदी के 2 कार्यकाल के दौरान भारत औसतन सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है. 2014 और 2022 के बीच चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के संदर्भ में सकल घरेलू उत्पाद औसतन 5.6% की दर से बढ़ा, जबकि इसी अवधि में 14 अन्य बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का औसत CAGR 3.8% था.
पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से अत्यधिक गरीबी में गिरावट जारी है और अत्यधिक गरीबी में रहने वाली भारत की आबादी का हिस्सा काफ़ी कम हो गया है जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली है। उनकी सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें शौचालयों का निर्माण का एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शामिल है। शिशु मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट आई है। सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचों पर खर्च बढ़ा है और यह आर्थिक विकास का इंजन रहा है। भारत ने अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में अपने सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया है। इस अभियान को सस्ते और ज़्यादातर स्वदेश निर्मित स्मार्टफोन के प्रसार से समर्थन मिला, जो अब 60% से अधिक भारतीयों के पास है। केंद्र सरकार के अनुसार पिछले 5 वर्षों में डिजिटल लेन देन का मूल्य 70% तक बढ़ गया है। इसके अलावा भारत विश्व स्तर पर जुड़े अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर गर्व करता है, जिसमें कई घरेलू और विदेशी कंपनियां दक्षिणी भारत में विशेष रूप से बेंगलुरु और हैदराबाद के आसपास स्थापित हैं, जो कि देश को दुनिया का बैंक ऑफिस बनाती हैं। और आइए अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। और खेल जगत की खबरों की अगर बात की जाए, सुचित्रा, क्या है खेल की खबरों में खास? शुक्रिया मुकुल। आज सब बात कर रहे हैं रोहन बोपन्ना की, जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जवान होते जा रहे हैं, नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। भारत के रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रोहन एबडेन की जोड़ी ने अर्जेंटीना के मैक्सिमो गोंजालेस और आंद्रे मोल्टेनी की जोड़ी को 6-4, 7-6 से हराया। बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार पुरुष युगल सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। क्वार्टर फाइनल में मिली जीत के साथ ही वे पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचने वाले हैं। उनका पहुंचना तय हो गया है। 43 वर्षीय बोपन्ना रैंकिंग्स में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। बोपन्ना ने 2023 के यूएस ओपन के पुरुष युगल फाइनल में भी जगह बनाई थी। तब वे ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बने थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग में यूक्रेन की डायना यास्त्रेमस्का ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल मैच में डायना ने चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा को हराया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव ने भी सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में मेदवेदेव ने कड़े मुकाबले में पोलैंड के 9वीं वरीयता प्राप्त ह्यूबर्ट हुरकास को 7-6, 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 से मात दी। तो खेल की खबरों में इतना ही। वापस चलते हैं मुकुल के पास। शुक्रिया सुचित्रा इन तमाम खेल जगत की खबरों के लिए। आपको बता दें, स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कहा कि इसमें काफ़ी प्रसन्नता हुई है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने डीडी न्यूज़ से विशेष साक्षात्कार में कहा कि भगवान के आशीर्वाद से भारत उन्नति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में संपन्न हुआ। एक विशेष कार्यक्रम जब हो रहा था, प्रधानमंत्री एक यजमान के तौर पे पहुंचे थे और उनके बोलने से पहले जिन संत ने उस मंच पे अपनी वाणी से देश और दुनिया भर को एक तरीके से आशीर्वचन दिया, गोविंद देव गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, सादर प्रणाम आपके चरणों में। दूरदर्शन पे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, वो भाव क्या है और किस तरीके से जब एक नए युग की शुरुआत की बात आपने की थी, अब होने जा रही है? सिर के ऊपर और हृदय के ऊपर बड़ा बोझ रहा, आंदोलित अंतःकरण भी होता रहा कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, और आखिरकार इतना बड़ा भाव कि पीढ़ियों ने जो कोशिशें की उसको। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल पुरस्कार जो विजेता हैं उनके साथ संवाद किया है, बातचीत की है। आप
आप अयोध्या से आए थे, मैंने बहुत पढ़ा कि आपने बोला कि आप सोलर पैनल लगाओगे 1 करोड़ घरों में। सर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरा भी कार बिल्कुल सोलर पैनल में ही चलता है। देखिए, जब मैं गुजरात में था, देश का पहला राज्य था जिसने सोलर पॉलिसी बनाई थी और हम चाहते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और गुजरात में सोलर के विषय में काफ़ी काम हुआ। आज देश में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। पूरे विश्व में भारत की इन दिनों तारीफ हो रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा स्कूल में आपके साथ मेरा एडिट फोटो है। हाँ सर, बहुत सारे लोग ये देखता है। यही बता रही है कि ये छोटी थी जब आपसे मिली थी डेफ ओलंपिक के समय, तभी से ये बहुत खुश है कि आगे भी आशीर्वाद पाना चाहती है। हाँ, अपने भारत के लिए ये नॉर्मल कैटेगरी में खेलना चाहती हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ इनकी प्रैक्टिस भी होती है। 1000 बच्चे पढ़ा चुकी हो तो बच्चे परेशान भी तो करते होंगे तुम्हें? नहीं सर, वो तुमसे बड़े होंगे सब। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हाँ, लेकिन उनको अच्छा लगता है पढ़ना तेरे से? यस सर। तो मैं अभी स्टेट चैम्पियन हूँ पिछले 2-3 साल से। फिर जोनल में भी मुझे ब्रॉन्ज मिला, अभी नेशनल लेवल में 2 गोल्ड मिला, 1 सिल्वर मिला और फिर 1 ब्रॉन्ज और 1 क्वार्टर फाइनलिस्ट। तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन पीवी सिंधु और ताइजिंग है। जो हमारा कश्मीर का मतलब कल्चर है, तो जैसे रूफ डांस से आपने देखा होगा, आपको वो कैसा मतलब लगता है? बहुत ही अच्छा है। और किसी ज़माने में तो कश्मीर और सूफी संगीत ये दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। और जब मैं अफगानिस्तान गया तो मेरा एक कार्यक्रम था, तो उसमें वो लोग कुछ संगीत का कार्यक्रम रखा था, वो भी इसी वाद्य को बजाते थे और मुझे उन्होंने बताया कि हम कश्मीर से, हमारी यहाँ ट्रेडिशन आई हुई है। आज का दिवस किस बात के लिए याद किया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म। और इसको आज भारत सरकार किस रूप में मानती है? पराक्रम दिवस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है तो चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे साहस बढ़ता है। चढ़ के गिरना, गिर के चलना न उखलता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। देखा आपने, जो बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चे हैं उनके साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और एक अलग ही उत्साह इन बच्चों के चेहरे पे भी नज़र आया जिनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से। और साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इनसे काफ़ी जो बातचीत है वो की। और आपको बता दें, ये बाल पुरस्कार विजेता थे तमाम सारे बच्चे। फिलहाल अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, तो आज के लिए मिड डे प्राइम में बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।